हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जून मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन हमारी जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट की स्टार्ट हुई थी। तो इन्वायरमेंट की एक लेसन आ चुकी है, जिसमें कि हम लोग दो टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। एक है क्लाइमेट चेंज एंड इसकी इम्पैक्ट, जो कि इंडियन रीजन में देखे थे। सेकंड है कि जेंडर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। काफ़ी अच्छी ये लिंक बताई गई है। आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितने भी न्यू एंगल के आपके रिसर्च निकल कर आते हैं, उतने ही न्यू एंगल के आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो बेटर है कि आप लोग इस तरीके का जो थियोरेटिकल आर्टिकल होता है उसको पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो तो एक अलग लेवल पे आपका चला ही जाता है, साथ ही साथ आपके जो कंसेप्ट है वो भी और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। आज हम लोग एक अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि है आइस कवर बहुत ज़्यादा आर्कटिक सी में लॉस हो रहा है। तो इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत डिटेल से देखेंगे। नेचुरल बैरियर क्या है नेचुरल डिजास्टर का, तो इसके बारे में भी देखेंगे। अर्बन फ्लडिंग का क्या रीज़न है, क्योंकि अभी भी आप लोग देख रहे हो असम वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया में फ्लडिंग आ रहा है। इवन महाराष्ट्र वाले एरिया में भी फ्लडिंग आती है जैसे ही मानसून आपका हिट करता है। तो क्या रीज़न है और क्यों आ रहा है, क्या चैलेंजेस है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आई थिंक यहाँ पे 2-3 ही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, और अगर आगे टाइम मिला तो ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि ये 2-3 टॉपिक बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। टाइम लेकर हम लोग देखेंगे। ये नेचुरल डिजास्टर के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आज पता चलने वाला है कि क्या क्या यहाँ पे बैरियर है। मतलब कि एकदम से न्यू चीज़ें आपको पता चलेगा, इन द इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसके आंसर बता देती हूँ। आज कुछ क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट के लेसन से कुछ ऐसा बना नहीं क्वेश्चन, तो क्योंकि दोनों थियोरेटिकल पार्ट था। तो क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ पूछती हूँ। ओके, तो लास्ट लेसन में जो क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ, और फिर आज हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन है जो कि मैं पूछी थी। फर्स्ट है कि आपको बताना है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का क्या मतलब है। सेकंड है कि नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी से आप क्या समझते हो। थर्ड है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आप क्या समझते हो। एंड नंदन नीलेकानी कमेटी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अभी देखिए आप लोग डिजिटल पेमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो डिजिटल पेमेंट है, जिसमें कि आपका भीम ऐप निकल कर आता है, गूगल पे आप यूज़ करते हो, यूपीआई को यूनिवर्सल बनाया जा रहा है कि यूपीआई आपको हर जगह इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक आप सिंपल जो है क्यूआर कोड आप लोग जो है क्यूआर कोड भी आपका आया है कि उसको स्कैन करो और तुरंत पे करो। यूपीआई है जिसमें कि आपका एक खुद का एक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू भी आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हो। तो इतने डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ जो पेमेंट मोड निकल कर आ रहा है डिजिटली, तो ये आपका नंदन नीलेकानी है इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था। आइए और देखते हैं कि तीनों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से देख लेते हैं। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट की मेनली यहाँ पे बात किया जा रहा है। जैसे कभी कभी हमेशा हम लोग देखते हैं कि सरकार के पास क्या होता है ना, कि सरकार के पास पैसे कम होते हैं, लेकिन सरकार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो इसलिए हमारा फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि सरकार के पास रेवेन्यू कम है, लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो अभी के हालात में आप देख सकते हो, कोविड-19 है, इस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, और सरकार के पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू भी नहीं जनरेट हुआ है, जिससे कि सरकार जो है हर जगह इतना ज़्यादा खर्च कर सके। तो यहाँ पे एक आइडिया ये बताया जा रहा है ना कि डेफिसिट को मोनेटाइज करना, यानी कि एक 2 तरीका होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। कहने का मतलब है कि या तो आरबीआई के द्वारा ऐसा मनी प्रिंट कर दिया जाए, जितना भी डेफिसिट है, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया गया है सरकार के द्वारा, तो सरकार क्या करेगी, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या करती है कि बाहर से बोरो करते हैं, कहीं ना कहीं से बैंक से लोन लेना पड़ता है, या फिर एक्सटर्नल बोरोविंग भी होती है, या फिर बॉन्ड वगैरह इशू कर दिए। ठीक है, तो ये सारे जो है आइटम्स रहते हैं कि जिसके थ्रू सरकार जो है अपने जो एक्सपेंडिचर है वो कर पाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर पाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है ना कि मोनेटाइज कर देना, यानी कि आरबीआई के द्वारा क्या करेंगे कि डायरेक्ट प्रिंट कर दो पैसे। मान लीजिए कि मेरे पास अगर मैं डेफिसिट में चल रही हूँ 500 रुपीज़, तो आरबीआई जो है वो मेरे ही है कि नहीं, हमारे सरकार और आरबीआई है जो कि एक दूसरे के तालमेल से ही चलते हैं। तो आरबीआई क्या करेंगे कि 500 रुपया जो है मनी जो है वो प्रिंट कर देंगे, हमको दे देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी कि उसका जो है ना अपना डेफिसिट जो है उसको मैं भरपाई कर लूँगी। तो ये हो गया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। सेकंड है कि सरकार के पास और भी इशू है कि बॉन्ड इशू करेंगे। ठीक है, बॉन्ड इशू करेंगे, ट्रेजरी बिल जो शॉर्ट टर्म का होता है 1 साल के अंदर के लिए, तो वो यहाँ पे इशू किया जाएगा। और आरबीआई क्या करेंगे ना कि मनी को जो प्रिंट करके, मनी को जो प्रिंट करके ना, वो इस तरीके के जो बॉन्ड है उसको परचेज कर लेंगे, और सरकार को जो है ना वो मनी दे देंगे, है कि नहीं। तो ये इनडायरेक्ट तरीका भी है जो डेफिसिट यहाँ पे जो है उसको मोनेटाइज करना। तो यही टर्म यहाँ पे निकल कर आया है, और यही चीज़ें यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दी गई है सरकार को कि मोनेटाइज करना चाहिए, सरकार को अपनी डेफिसिट और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिर एक समय के बाद वो कर्जे में चले जाते हैं, और कर्जे में चले जाने का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, कर्जे में चले जाने का क्या नेगेटिव है
सबसे पहला है कि कर्जे में चले जाने से आपको जो है टेंशन होता है कि आपके ऊपर जो है ना अभी कहीं का बर्डन आपके ऊपर है, ठीक है, किसी का पैसा आप लिए हो, आपको वापस करना है, कर्ज में डूब रहे हो। सेकंड चीज़ है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर वो देखते हैं कि कंट्री में जो सरकार है उनके पास इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता और वो घाटे में चल रहे हैं ना, तो इन्वेस्टर्स भी डाउट में होते हैं, उनको ट्रस्ट डेफिसिट होता है, वो जल्दी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और थर्ड है कि हमारे जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में जो हमारी इमेज है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स है नेगेटिविटी का, अगर हमारे या किसी भी कंट्री में ऐसे सरकार होते हैं जिनकी डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करते हैं, रेवेन्यू उनका नहीं है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बता दी ना कोई बात नहीं। चलिए, रिवीजन होता है इसलिए क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ क्योंकि आप लोग अगर लास्ट लेसन देखे हो तो आप लोग भी आंसर करते हो, फिर मैं आंसर करती हूँ, पूरी तरीके से आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आंसर देने का कोशिश कीजिए, जैसे भी आ रहा है सही गलत आप लोग देने का कोशिश कीजिए। गलत दोगे तो और अच्छी बात है कि आपके माइंड में और सही चीज़ें फिट हो जाएगी, फिर आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो यही मेरा मुद्दा होता है क्वेश्चन पूछने का। नहीं तो इतना करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहोगे और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग कन्फ्यूज़न में ही रह जाओगे कि क्या याद है क्या नहीं याद है, क्या पढ़ूँ क्या रिवाइज़ करूँ। यही सारी चीज़ें मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में चलते रहता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग डेली मैं लेसन लेकर आती हूँ, डेली आप लोग इसको स्टडी कीजिए, डेली आप लोग रिवाइज कीजिए जितनी क्वेश्चन पूछती हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, जो हमारी मॉर्निंग में वीडियो आती है, उस समय आप लोग फील करते होंगे कि जो आप लोग इस समय शाम में जो आप लोग इवनिंग में पढ़ते हो मेरी लेसन, उससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, है कि नहीं। जब मैं आप लोग को इतना पढ़ाती हूँ, मुझे इतने कंसेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं कि नहीं इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, तो फिर आप लोग तो इस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हो, आप लोग को एग्जाम देना है, तो फिर आप लोग समझिए कि आप लोग का कॉन्सेप्ट किस लेवल का आप लोग का बनता होगा। तो इसलिए बोलती हूँ कि ध्यान से पढ़िए, कहीं पे हो जाता है कि मैं मिस्टेक कर जाती हूँ तो उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जिस तरीके से करेक्ट करते हो बहुत अच्छा लगता है। मेरी अभी मॉर्निंग की वीडियो में फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल के बारे में मैंने गलत बता दिया था, मुझे लगा कि वो बर्ड है, नाइटिंगेल मैं उससे रिलेट कर ली थी, नहीं। लेकिन फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल जो है एक नर्स थी जो कि जो आपका रोशनी देने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जो है याद किया जाता है, उन्हीं का 200 बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है। तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए WHO के द्वारा ये कहा गया कि 2020 ईयर जो है ना वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स का है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने गलत बोल दिया, तो आप लोग में से कोई ये है जो मुझे करेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आप लोग करेक्ट कर रहे हो। इससे क्या होता है ना कि मैं अब ये चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल के बारे में कभी नहीं भूलूंगी। सो सेम थिंग हैपन्स विथ यू ऑल गाइज, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। देखिए, मनी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नैरो मनी और दूसरा होता है ब्रॉड मनी। नैरो मनी कहने का मतलब है कि नैरो मनी यानी कि एकदम माइन्यूट सा मनी जो आपके हाथ में आया आज है कल नहीं है, कहते हैं ना मनी हाथ की जो है वो मैल होती है, आज है तो कल नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं नैरो मनी, बहुत ही एकदम छोटा मनी है। तो ऑब्वियस है कि जो हमारे साथ पब्लिक के साथ जो करेंसी है उसको नैरो मनी के टर्म में देखते हैं। और साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट जो कि बैंकिंग सिस्टम में होता है। तो बैंकिंग सिस्टम में हम लोग कैसे डिमांड डिपॉजिट करते हैं कि हमारा करेंट अकाउंट होता है या सेविंग अकाउंट होता है या फिर कोई और डिपॉजिट जो कि यहाँ पे आपका RBI के साथ होता है, ठीक है। ये नैरो मनी में आपका M1 आ गया, फिर दूसरा M2 है। M2 कहने का मतलब कि M1 यानी कि सारी चीज़ें यानी कि करेंसी जो पब्लिक के साथ है, डिमांड डिपॉजिट जो कि बैंकिंग सिस्टम में है और जो दूसरी डिपॉजिट जो कि RBI के साथ है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि सेविंग डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का है, ठीक है। आते हैं ब्रॉड मनी M3, इसमें M1 का सारा टर्म आएगा यानी कि करेंसी जो पब्लिक के साथ है, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट जो कि RBI के साथ है। साथ ही टाइम डिपॉजिट आता है यानी कि जो टाइम डिपॉजिट में आप लोग देखते हो कि रेकरिंग डिपॉजिट होता है, जब आपका जो भी FD है फिक्स डिपॉजिट है यानी कि एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर जब तक आप फिक्स कराते हो उसी के बाद आप मनी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये कासा होता है यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट होता है, इसमें क्या होता है ना इसको कासा बोलते हैं, ओके। कभी आप लोग ये देखो तो सोचो कि क्या है, ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है, इसको हम लोग यहाँ पे जो है कासा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जो है ना जब आपको मनी का ज़रूरत पड़े तो आप लोग विड्रॉ कर लेते हो, दैट्स वाई इसको हम लोग नैरो मनी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये भी तो आपका पैसे का मतलब कि हाथ का मैल है कि जब मन किया आपने पैसे ले लिया। लेकिन यहाँ पे टाइम डिपॉजिट होता है कि एक मेच्योर टाइम के बाद ही आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हो, तो वो आता है ब्रॉड मनी, बहुत बड़ा पैसा हो जाता है क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो ऑब्वियस है कि वो बड़ा पैसा हो जाता है कि नहीं। और फिर M4 है, M4 में M3 की सारी कंडीशन आएंगे और सारे डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये मनी का बेसिक कंसेप्ट है, मे बी इस बार बहुत ज़्यादा मनी आपका न्यूज़ में रहा है तो इस तरीके के बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाए। थर्ड है यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जो है ना ये कॉपरेट करने के लिए, सोसाइटी को कॉपरेट करने के लिए इस तरीके का बैंक लाया गया, इसका आपका फंडा निकाल के लेकर आया। इसमें दो तरीके का है, रूरल है आपका जो है कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि अर्बन वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी
चीज़ के जैसा ही इसको रजिस्टर किया जाता है, या तो ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आता है, या फिर ये आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 2002 है उसके अंदर आता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें इंडिया में तो ये ड्यूअल रेगुलेशन है, यानी कि इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है और आरसीएस के द्वारा, यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर है। तो यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपके दोनों तरीके से देखा जाता है, आरबीआई के द्वारा भी देखा जाता है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, साथ ही यहाँ पे अर्बन हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा भी देखा जाता है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है नंदन नालिकानी कमेटी, तो याद रखिएगा। तो ये हो गई आपकी पूरी डिटेल 4 क्वेश्चन के आंसर। अब आइए हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ आइस कवर इन आर्कटिक रीजन। ठीक है, आर्कटिक रीजन आपको नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा। इस तरीके का हमारा ग्लोब होता है, ये सॉरी ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे आता है नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आता है हमारा साउथ पोल। तो ये वाला रीजन होता है आर्कटिक और ये वाली रीजन होती है साउथ पोल में अंटार्कटिक। तो बात करेंगे अभी हम लोग आर्कटिक रीजन के बारे में। ओके, रिसेंटली नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा ये पाया गया कि आर्कटिक सी आइस में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला है, और वो भी लास्ट 41 ईयर्स में। और रीज़न तो सिर्फ एकमात्र बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है जुलाई 2019 की है, इसलिए इसके बारे में देखेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले देखते हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था एज ए ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि ये स्वतंत्र बॉडी है, किसी के अंदर ये काम नहीं करते। तो ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये जो मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, जिससे कि रिसर्च एक्टिविटीज़ चलता है पोलर और सदर्न जो ओशन रिल्स है उसमें आपका जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए, उसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है। ये रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए। जो इंडियन स्टेशन आपको अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलेगा मैत्री और भारती है। आर्कटिक रीजन में हमारा जो है यहाँ पे इंडियन स्टेशन जो है वो है हिमाद्री। ठीक है, तो आर्कटिक में हिमाद्री है, अंटार्कटिक में मैत्री और भारती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि इस स्टडी में निकल कर क्या आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बताया जा रहा है कि 1979 से लेकर 2018 के बीच में जो आइस शी है, यानी कि जो सी में जो आपको बर्फ़ देखने को मिलता है बड़े बड़े, वो डिक्लाइन हो गया है -4.7% पर डिकेड, यानी कि हर एक डिकेड 10 साल में आपको -4.7% जो है लॉस्ट होते हुए दिखा है। और अभी आप लोग 2019 की जुलाई तक देखेंगे तो यहाँ पे 13% तक लॉस हो गया है। सी आइस जो है एक फ्रोजन सी वाटर होता है जो कि ओशन सरफेस में आपका फ्लोट होता है। तो मे भी इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ सी आइस। तो सी आइस क्या होता है, समुद्र में जो आपको आइस देखने को मिलता है, बड़े बड़े आइस के जो सिल्ली होती है जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो एक फ्रोजन होता है, यानी कि एकदम बर्फ़ का सबसे ठंड वाला सी वाटर होता है जो कि आपको ओशन सरफेस में फ्लोट होते हुए दिखता है। और ये जो है ना आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा हर एक हेमिस्फेयर विंटर्स में, और फिर ये रिट्रीट्स हो जाता है समर में। बट फिर ये ऐसा नहीं है कि समर में पूरी तरीके से पिघल जाता है और डिसअपेयर हो जाता है, नहीं, समर में थोड़ा बहुत आपका पिघलता है लेकिन वो वैसे ही रहता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, ये जो पिघल रहा है, बहुत सारे आइस शीज़ जो है वो गायब होते जा रहे हैं, तो हम लोग के पास कोई भी आइस शीज़ नहीं होगा आर्कटिक सी में 2050 तक, ऐसा भी बताया जा रहा है। रैपिड डिक्लाइन, बहुत तेज़ी से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है आइस कवर का, और इससे हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन इमिशंस कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा, यानी कि इस तरीके से जो आर्कटिक सी हमारा जो आइस कवर है वो अगर कम हो रहा है तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे ज़्यादा जो रीजनल वेदर है वो इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि इस तरीके का आइस सी अगर आपका डिक्लाइन हो रहा है तो इससे इवेपोरेशन रेट में इम्पैक्ट होगा, एयर ह्यूमिडिटी में इम्पैक्ट होगा, क्लाउड कवर में इम्पैक्ट होगा, और रेनफॉल जो कि नेबरिंग रीजन में है वहाँ पे आपका जो है इम्पैक्ट होगा। क्योंकि देखिए आइस कवर है, एक पर्टिकुलर जगह का पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, वहाँ पे अगर ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी, आइस कवर के कारण भी बहुत ज़्यादा ठंड होता है। अगर सी आइस हो नहीं तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, साथ ही जो इवापोरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा। साथ ही साथ एयर ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो क्लाउड कवर होता है, जो क्लाउड बनता है वहाँ पर, मे बी ये जो आपका क्लाउड बनने का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ओशन से जो आपकी वाटर होते हैं वो भाप बन के इवेपोरेट होकर वो ऊपर जाते हैं, और उसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो अभी क्या है कि ये विंटर वाले सीजन में आपका जहाँ पे आइस सी होता है वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इस तरीके से अगर आपका ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते रहा तो मे भी एक दिन हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है ना, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो आपको जो है ट्रॉपिक एरिया वाले क्लाइमेट के जैसा देखने को मिलेगा। हर एक रीजन का अपना अलग क्लाइमेट होता है, एक अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस तरीके से अगर
ये जो आपका अब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी और कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट अगर ज़्यादा, क्योंकि क्लाउड अगर फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा तो उससे रेनफॉल जो है वो ऑब्वियस से ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसेंट टाइम्स में जो हाई टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है सिबेरियन रीजन में। सिबेरियन रीजन आपको रशिया वाला रीजन में देखने को मिलेगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण जो है सी आइस जो है ना दूसरे फैक्टर्स के कारण भी देखने को मिल रहा है कि ख़त्म होते जा रहे हैं। अब सी आइस आप लोग देखते हो कि कल या परसों के ही हिंदू न्यूज़पेपर में था कि पोलर बियर जो है ना, ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक वो एक्सटेंट हो जाएंगे, यानी कि वो समाप्ति हो जाएंगे। ऐसे भी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होते हुए दिख रही है, लेकिन वो कम बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग देखते हो पेंगुइन है, पोलर बियर है और ऐसे बहुत स्वीट स्वीट एनिमल है, स्पीसीज़ है जो कि इस तरीके के आइस सी आइस में रहते हैं, उनका घर ही है वहाँ पे। तो अगर सी आइस नहीं रहेगा तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो हैबिटाट का इम्पैक्ट होगा। बहुत सारे सील्स होते हैं, यस पोलर बियर है जो कि वहाँ पे उनका घर होता है, तो अगर वो उस तरीके का उनका जगह ही नहीं रहेगा तो वो लोग जीवित कैसे रहेंगे, वो लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। कोस्टल इरोजन होगा, जैसे सी आइस रिट्रीट्स फ्रॉम कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन से जैसे ही रिट्रीट्स होता है तो विंड जो है ना, वो विंड ड्रिवन जो वेव्स है इसमें आपको देखने को मिलेगा फर्माफ्रॉस्ट है, जिसके कारण यहाँ पे आपका रैपिड कोस्टल इरोजन होगा। फर्माफ्रॉस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका लगातार 2 साल तक जो है ना वो रीजन पूरा बर्फ से ही ढका है, वहाँ पे -डिग्री सेल्सियस तक आपका जा रहा है, तो वो रीजन भी आपका ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण कोस्टल इरोजन होगा। यानी कि जो कोस्टल वाले जो आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए इंडिया का ये रीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोस्टल इरोजन हो जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे देखते हो कि ये तटीय एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, यहाँ पे फिर उसका कुछ दूर के बाद यहाँ पे आपका पानी स्टार्ट होता है, तो ये जो है ना इरोजन इरोजन हो जाएगा। सी आइस होगा, सी आइस जैसे ही पिघलेगा पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये कोस्टल वाले रीजन में आपका इंटर कर जाएगा, यानी कि ये वाली रीजन पूरी तरीके से यहाँ पे पानी की चपेट में आ सकता है। तो ये वाली बात देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट होगा ग्लोबल क्लाइमेट में, ऑब्वियस है। आर्कटिक रीजन में आप लोग देखते हो कि ओशन सर्कुलेशन जो है ना यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, सॉल्टी वाटर होते हैं, फ्रेश मेल्ट वाटर जो है यहाँ पे आपका ग्रीन आइलैंड जो ग्रीनलैंड आइस सीट है उससे आपको देखने को मिलता है कि निकलता है, और उसके बाद ये जो ओशन सर्कुलेशन है ये हाई लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये स्लो डाउन भी हो जाता है। ओशन सर्कुलेशन यानी कि इस तरीके से जो ओशन का पूरा आपका मूवमेंट है ना उसको ओशन सर्कुलेशन कहते हैं। कोई भी चेंज अगर ओशन सर्कुलेशन में होता है तो इसके कारण अनप्रिडिक्टेबल, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, उस तरीके का ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, वो भी लो लैटिट्यूड में, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो सकता है या फिर ड्रॉट भी हो सकता है। हाई लैटिट्यूड हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इस तरीके का आप लोग देखो कि यहाँ पे जो आपका इक्वेटर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये आपका हाई एल्टीट्यूड हो जाता है, ये आर्कटिक वाला रीजन। तो यहाँ पे आप लोग जब नीचे आओगे तो ट्रॉपिक वाले एरिया में तो ये लो एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे अगर ग्लोबल क्लाइमेट का चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि इसका इम्पैक्ट तो हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक वाले रीजन में देखने को मिलेगा, फिर हमारे इक्वेटर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये इम्पैक्ट जो है ना ग्लोबल क्लाइमेट में देखने को मिलेगा। पॉजिटिव फीडबैक साइकिल की बात करें, जिसको कि आइस अल्बीडो फीडबैक कहते हैं, तो सी आइस में आप देखोगे हायर अल्बीडो होता है। अल्बीडो कहने का मतलब है कि जितना सूर्य की रोशनी से जो किरण आपका यहाँ पे अर्थ सरफेस से टकराता है और जितना ये बैक हो जाता है, ठीक है, जितना ये इंक्लिनेशन होता है और उतने ये बैक होता है, तो मोस्टली ये कहा जाता है ना कि जितना यहाँ पे आपका इंक्लिनेशन होता है, जितना आपका आता है रेडिएशन, उससे ज़्यादा ये बैक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिससे बैक होता है यानी कि जो अल्बीडो प्रोसेस है, इसको अल्बीडो कहते हैं, आना और चला जाना सूर्य की रोशनी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो आइस से होता है, सी आइस से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये ओशन वाटर से जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक बार सी आइस जो है मेल्ट होना आपका स्टार्ट हो जाए तो ये जो साइकिल है ना अल्बीडो का साइकिल, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पे आपका जो सन रेज आता है और जो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाएगा, सन रेज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, फिर ये वाली जो रीजन है ये गर्म होगी, फिर एवोपरेशन प्रोसेस आपका ज़्यादा होगा, क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, और वहाँ का क्लाइमेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप, ठीक है, तो ये भी बात है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि आर्कटिक सी आइस जो है ना ये हमारा कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिस्टम का एक पार्ट है, और एज ए रिजल्ट ये हमारे कम्युनिटीज़ को भी जो कि हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, सारे एल्टीट्यूड में भी रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। आर्कटिक सी आइस का अगर लॉस देखें तो ये स्लोली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, और इसको हम लोग को इसको कर भी सकते हैं और भी धीरे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग यहाँ पे इमिशन को कम करके, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करके, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके, जो कि ग्लोबल इम्पैक्ट उनका बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा चीज़ हम लोग करके कर
कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर्कटिक ओशन के बारे में बताया जा रहा है, तो डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। ये आर्कटिक ओशन अर्थ का नदर्न मोस्ट बॉडी ऑफ वाटर है और ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशन है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, फिर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, फिर इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशन आता है। तो आर्कटिक ओशन इसमें आप लोग देख सकते हो, ये आर्कटिक ओशन है। इसके अगल बगल कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो आपको दिख जाएगा, रशिया दिख जाएगा, ग्रीनलैंड दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी बताया जा रहा है, ये अमेरिका वाला कुछ पोर्शन दिख जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे आपका जो है फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाएगी, आइसलैंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कंट्रीज़ है जो कि आपके आर्कटिक ओशन के चारों तरफ है। इसमें आप लोग देखिए कि ये ईस्ट सिबेरियन सी है, और सारे सी को आप लोग देख लो कि आर्कटिक ओशन में कौन कौन से सी पाए जाते हैं, क्योंकि मे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका आर्कटिक ओशन में कौन कौन सा सी है, और आपका मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, और कुछ ऐसे सी होंगे जो कि नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से जो है आराम से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चुकची सी देखने को मिलेगा, ब्यूफोर्ट सी है, बेफिन बे है, ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वेजियन सी है, और यहाँ पे बेरेंट सी है, कारा सी है, लैप्टिव सी है, ईस्ट सिबेरियन सी है। तो टोटल आप लोग को इतने सारे सी देखने को मिलेगा। ये जो आर्कटिक ओशन के अंदर है इसी का ध्यान रखिएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ओके, इससे बाहर आपको बेरिंग सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लैब्राडोर सी है। तो ये सारे भी आपके जो आउटसाइड में है उसको भी देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने हम लोग देख लिए। साथ ही यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड से कनाडा, नॉर्वे, अलास्का, रशिया, ये सारे से आपका बॉर्डर किया गया है और कंप्लीटली कवर किया गया है आइस का, जो कि मेजोरिटी ऑफ ईयर में ये रहता ही है। मार्जिनल सी है यहाँ पे चुकची सी, ईस्ट सिबेरियन, लाप्टिव, कारा, बैरेंट, वाइट, ग्रीनलैंड और ब्यूफोर्ट यहाँ पे आपका सी है। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल कि नेचुरल बैरियर क्या है नेचुरल डिजास्टर का, तो न्यूज़ में इसलिए है, एक सेकेंड, वेस्ट बंगाल के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें कि 5 करोड़ मैंग्रोव ट्री को जो है ना आपका प्लांट किया जाएगा, वो भी साइक्लोन हिट सुंदरबन में। आपको अभी पता है कि एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है अम्फन, जिसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है सुंदरबन वाले एरिया में, और उसके कारण बहुत सारे जो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हुए हैं, बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है एक नया प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिससे कि 5 करोड़ मैंग्रोव ट्रीज को लगाया जाएगा वो उस जगह पे सुंदरबन वाले एरिया में। मैंग्रोव ट्री कहने का मतलब है कि नॉर्मल ट्री आप लोग देखते हो कि इस तरीके से होता है, और इसकी जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर होती है। ठीक है, जितनी भी जड़ हो, लेकिन मैंग्रोव ट्री में क्या होता है कि इस तरीके की ट्री है, लेकिन इसकी जो जड़ है ना वो आपको इसके पास ही ऐसे खड़े होते हुए दिखेगी, इस तरीके का। इसकी हाईली यहाँ पे एकदम मोटे मोटे जड़ जो है ना बाहर रहते हैं, अंदर नहीं रहते। तो ये इसकी खासियत होती है। और सुंदरबन एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ट्री है सुंदरी नाम से, दैट्स वाई उसको सुंदरबन वाला एरिया कहते हैं। हाई बायोडाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, याद रखिएगा। इसको जो है आपका रामसर वेटलैंड में आपका इंक्लूड किया गया है, साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है। तो बहुत ज़्यादा ये सुंदरबन का नाम भी है, तो ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। पावरफुल साइक्लोन एम्फन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्ट्रक देखने को मिला इंडिया और बांग्लादेश वाला रीजन, और जो ये सुंदरबन वाले एरिया देखने को मिलता है ना, ये आपको जो है ना इंडिया और बांग्लादेश दोनों रीजन में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ओफो डिवाइस ही फुल हो जाती है, खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शन देखने को मिला 1600 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपका 4200 स्क्वायर किलोमीटर है मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसमें से इतना लार्ज नंबर में डिस्ट्रक्शन हो चुका था, बर्बादी हो चुकी है। प्रेजेंट जो प्लांटेशन ड्राइव से इसका एम यही है कि इस प्रोजेक्ट को 1 मंथ में ही फिनिश करना। तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझ सकते हो कि 5 करोड़ ट्रीज़ लगानी है, वो भी 1 मंथ में। मैंग्रोव्स देखते हैं कैसे नेचुरल बैरियर है साइक्लोन के लिए, काफ़ी अच्छा बैरियर माना जाता है कि अगर साइक्लोन उस रीजन में आ रहा है तो इसको रोकने के लिए जो मैंग्रोव्स है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये ग्रोइंग एविडेंस है, ठीक है, कि मैंग्रोव्स और जो दूसरे नेचुरल बैरियर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है ओवरऑल रेजिलियंस के लिए जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिलता है कोस्टल एरिया में, कभी सुनामी आ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, या फिर दूसरे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं। तो मैंग्रोव वेटलैंड की बात करें, जो कि यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल शोर में पाया जाता है, एस्चुरी में भी पाया जाता है। एस्चुरी कहने का क्या मतलब होता है? एस्चुरी कहने का मतलब होता है कि वो वाला एरिया जहाँ पे आपकी रिवर जो है ना बड़े समुद्र में आकर मिलते हैं, उस एरिया को यहाँ पे एस्चुरी कहते हैं। जैसे कि सुंदरबन वाले एरिया में आप देखोगे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, तो बे ऑफ बंगाल जो है उसमें कुछ रिवर्स आकर गिरती है, जैसे गंगा हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गए। तो जहाँ पे ये दोनों यानी कि गंगा और जो बे ऑफ बंगाल का मिलन होता है, उस एरिया को हम लोग एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है, जिसमें कि हम लोग डैमेजेस को यानी कि हमारी प्रॉपर्टी और जो ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
सुंदरबन की बात करें तो इसमें बहुत मोटे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कि एक शील्ड वाला काम करते हैं, यानी कि रोक देते हैं। आज के डेट में आप लोग पीपी किट खरीदते हो तो फेस शील्ड मिलता है ना, कहने का मतलब है कि फेस शील्ड लगाइए और कोरोना का जो अगर एयर में भी उसकी प्रेजेंस है या फिर किसी के कांटेक्ट में भी आप आ रहे हो तो वो आपको जो है ना पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये शील्ड जैसा काम करता है। ये जो मैंग्रोव है ये बस इसीलिए नहीं आपका हेल्प करता है कि विंड स्पीड को कम कर दे, बट जब ये स्टॉर्म मूव होता है ना डेल्टा के थ्रू तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इवन यहाँ पे जो वेव्स है उसको भी तोड़ने में हेल्प करता है, स्टॉर्म को भी स्लो डाउन करने में ये मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोकेशन एंड कर्वेचर हम लोग सुंदरबन डेल्टा का देखें तो ये इस तरीके से है कि मोस्ट केसेस जो साइक्लोन का है ना वो डाइवर्ट हो गया था यहाँ पे बांग्लादेश में जब वो मैंग्रोव को हिट किया। तो साइक्लोन बुलबुल भी था 2019 का जो कि आपका बांग्लादेश में देखने को मिला जब ये डेल्टा से हिट हुआ। तो उड़ीसा में बात करें तो यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क में है वो यहाँ पे हाई वेलोसिटी विंड आया और ये प्रोटेक्टेड हाई वेलोसिटी विंड आया और इस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया जब साइक्लोन एम्फन आया था। तो उड़ीसा कोस्ट को इससे भी यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिला। 1999 में सुपर साइक्लोन आया था और ये एरिया ना काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि मैंग्रोव्स के कारण ही यहाँ पे सेव हुआ था। तो ये भी एक देखने को मिलता है। तो मैंग्रोव वाला एरिया जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उड़ीसा में भी है। तो मैंग्रोव वाला एरिया जस्ट लाइक यही पूछ लिया जाए कि कहाँ कहाँ किस एरिया में किस स्टेट तक आपका लिमिटेड है। तो इट्स नॉट लिमिटेड अप टू द वेस्ट बंगाल, इट इज़ अक्रॉस इन उड़ीसा ऑल्सो। ये भितरकनिका नेशनल पार्क में भी आपको मैंग्रोव्स एरिया देखने को मिलेगा। नेचुरल बैरियर अगर हम लोग डिजास्टर का देखें तो ये कैसे है, यहाँ पे आप लोग देखो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज देखने को मिलेगा इकोसिस्टम और डिजास्टर का। इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच जो है ना ये एक इफेक्टिव टूल है जिसके थ्रू हम लोग डिजास्टर कम कर सकते हैं, क्लाइमेट रिस्क कम कर सकते हैं और वन ऑफ द फ्यू अप्रोचेस है जिससे कि हम लोग सारे 3 कंपोनेंट जो रिस्क इक्वेशन का है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे हैज़ार्ड इम्पैक्ट जो होता है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे कुछ भी नेचुरल हैज़ार्ड, कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा से बुरा स्थिति आ जाता है। जैसे साइक्लोन आता है तो आप लोग देखते हो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे लॉस होते हैं, ह्यूमन लाइफ भी लॉस होती है। उसी तरीके से अगर सुनामी आ गया, उसी तरीके से आपका अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लडिंग आती है, ड्रॉट आती है, तो दीज आर अकाउंट्स अंडर द डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। तो ये हैज़ार्ड है। तो हैज़ार्ड से होने वाला जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग रोक सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं जो भी वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करके। साथ ही हम लोग जो है ना एक्सपोजर को भी कम कर सकते हैं जब नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से 3 एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं। However, not all the hazards can be effectively mitigated by ecosystem। ये बात भी सही है कि सारे जो हैज़ार्ड आते हैं ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम से ही ये रुक जाएंगे। इन सम केसेस जैसे अर्थक्वेक है तो मैग्नीट्यूड जो हैज़ार्ड का है ना ये एक लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकता है। जैसे 2004 का जो यहाँ पे इंडियन ओशन सुनामी आया था, 2011 का तोहोकू अर्थक्वेक आया था और सुनामी जो जापान में देखने को मिला जहाँ पे जो आपका कोस्टल फॉरेस्ट है वो सिर्फ लिमिटेड ही प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर पाया, ओवरऑल तो प्रोटेक्शन नहीं दे पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मास नंबर पे ये सारे ऐसे कुछ हमारा डिजास्टर है जिसके कारण बहुत ज़्यादा क्षति भी देखने को मिला था, है कि नहीं। तो नेचुरल बैरियर अगर हम लोग डिजास्टर के लिए देखें तो ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम कंप्लीटली जो है ना डिजास्टर को रोकने में मददगार होते हैं, नहीं, लेकिन समहाउ होते ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते। तो अब देखते हैं कि हैज़ार्ड मिटिगेशन फंक्शंस जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम का है कैसे कैसे किया जाता है। तो पहले माउंटेन, फॉरेस्ट और वेजिटेशन का बात करें जो हिल साइड में, तो कैसे हैज़ार्ड मिटिगेशन कर सकते हैं। वेजिटेशन कवर और जो रूट स्ट्रक्चर होता है इसके कारण इरोजन नहीं होता। इरोजन कहने का मतलब है कि देखिए 2 फंडे हैं, आपका जो है यहाँ पे वेदरिंग होता है और इरोजन होता है। वेदरिंग कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना वो टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं टूटना, बड़े पत्थर का टूटना, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। और ये पत्थर जो छोटे छोटे होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह अगर डिस्प्लेस हो जाए विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर स्पेसिस लाइक फ्लाइंग एजेंट, लाइक एंट, लाइक आपका बीज, ये सारी चीज़ों से अगर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए तो इसको इरोजन कहते हैं। और वेजिटेशंस क्या होता है कि इस तरीके से जो है ना वो इरोजन नहीं होने देते, मिट्टी वगैरह को पकड़ के रखते हैं और जो यहाँ पे स्लोप की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ती है। जैसे आप लोग लैंडस्लाइड देखते हो ना तो लैंडस्लाइड में क्या होता है कि पहाड़ों में जो पेड़ होते हैं, पेड़ क्या करते हैं कि अगल बगल की मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं, तो लैंडस्लाइड होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही फॉरेस्ट जो है ना यहाँ पे रॉक फॉल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं स्नो को, और जो रिस्क है एवलांचे का वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता है। ऑब्वियस है कि फॉरेस्ट के कारण जो है यहाँ पे आपका, साथ ही साथ अगर कैचमेंट फॉरेस्ट देखें,
स्पेशली जो प्राइमरी फॉरेस्ट होते हैं, फ्लड का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो फॉरेस्ट और पेड़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फ्लड वाले एरिया में जो है ना, इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरीके से फॉरेस्ट हो, जंगल हो, तो इरोजन की जो यहाँ पे चांसेस है ना वो कम हो सकती है। साथ ही अगर फॉरेस्ट देखें वाटर शीड वाले एरिया में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाटर रिचार्ज होते रहता है, प्योरिफिकेशन होते रहता है, ड्रॉट को रोक सकते हैं, साथ ही सेफगार्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यहाँ पे मिल सकता है। तो फॉरेस्ट के कारण जो है ना, आपका देखने को मिलेगा कि रूट्स के थ्रू जो है वो ग्राउंड वाटर टेबल में भी आपका जो है पानी जाते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे माउंटेन फॉरेस्ट और वेजिटेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं अगर किसी भी तरीके की हैजार्ड आती है तो। वेटलैंड और फ्लड प्लेन की बात करें तो वेटलैंड और जो फ्लड प्लेन है ना, वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं कोस्टल एरिया में। इनलैंड रिवर बेसिन, माउंटेन एरियाज, जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वहीं अगर पीटलैंड की बात करें, वेट ग्रासलैंड की बात करें या अदर यहाँ पे वेटलैंड की बात करें, तो वाटर को ये स्टोर करके रखते हैं और स्लो अगर रिलीज़ भी करना हो तो धीरे धीरे करते हैं। और साथ ही साथ कोस्टल वेटलैंड की बात करें, टाइडल फ्लैट्स की बात करें, डेल्टा एस्चुरी, तो इसके कारण जो हाइट और जो स्टॉर्म का यानी कि जो तूफान आते हैं उसकी स्पीड और जो हाइट है ना, वो यहाँ पे कम हो जाती है। मार्शेस, लेक और जो फ्लड प्लेन्स है उसके कारण उसके भी यहाँ पे जो वेट सीजन है, फ्लोज, वो यहाँ पे आपका स्लोली होता है जब ड्रॉट का पीरियड आता है तो वेटलैंड और जो फ्लड प्लेन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि वेटलैंड का सबसे मेन जो यहाँ पे डिजास्टर मिटिगेशन में अगर हम लोग देखें तो वो फ्लड को किसी तरीके से रोकते ही है। ठीक है, तो इसीलिए वेटलैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रामसर कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, और हमारे इंडिया में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कोई भी एरिया है तो उसको वेटलैंड जो है उस तरीके से कंजर्व किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं कोस्टल रीजन में, जैसे कि आपका मैंग्रोव्स हो गया, सॉल्ट मार्शेस है, कोरल रीफ है और बैरियर आइलैंड है, सैंड ड्यून्स है। तो इन सब के बारे में देख लेते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम है जो कि यहाँ पे हरिकेन्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं, स्टॉर्म सर्जेस है, फ्लडिंग है, दूसरे कोस्टल हैजार्ड है। तो एक कंबाइंड प्रोटेक्शन मिलता है हमारे कोरल रीफ से, सी ग्रास बेड से, सैंड ड्यून से, कोस्टल वेटलैंड से, कोस्टल फॉरेस्ट से। कोस्टल वेटलैंड की बात करें तो ये जो है ना आपका सॉल्ट वाटर जो इंट्रूशंस होता है उसको यहाँ इसके अगेंस्ट में ये रोकता है। यानी कि कोस्टल जो वेटलैंड है इससे क्या होता है कि सॉल्ट वाटर जो है ना इसकी मिक्सिंग कम हो पाती है और स्लो लेवल आपको सी लेवल राइज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे नॉन पोरस नेचुरल बैरियर है जैसे कि सैंड ड्यून्स है और बैरियर आइलैंड है, डिसिपेट यहाँ पे आपका वेव एनर्जी है। और ये बैरियर यहाँ पे जैसा काम करते हैं वेव, करेंट, स्टॉर्म सर्जेस, सुनामी, इन सब के अगेंस्ट में। तो इसमें भी आप लोग देख लिए मैंग्रोव से जो है साइक्लोन जो है वो कहीं ना कहीं रुकता है। कोरल रीफ जो है उसमें आप लोग देख सकते हो कि उसमें कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरीके का जो आपका स्टॉर्म सर्जेस होता है उसको रोका जाता है। हरिकेन्स वगैरह के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्ट करते हैं। कोस्टल जो वेटलैंड है वो आपका सॉल्ट इंट्रूशंस होने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग देख सकते हो। ड्राई लैंड की बात करें जो कि सूखा वाला ज़मीन है, तो नेचुरल वेजिटेशन मैनेजमेंट और जो रीस्टोरेशन है ड्राई लैंड में, इसमें क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करता है। जैसे ट्रीज़ है, ग्रासेस है, श्रब है, तो ये सब जो है सॉइल को यहाँ पे कंजर्व करके रखते, मॉइस्चर यहाँ पे मेंटेन रहता है सॉइल में, तो ये काम किया जाता है। शेल्टर बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, अदर टाइप्स ऑफ लिविंग फेंसेस है जो कि एक बैरियर जैसा काम करते हैं। विंड इरोजन नहीं होता, सैंड स्टॉर्म नहीं होता, वेजिटेशन कवर को मेंटेन किया जाता है ड्राई लैंड एरिया में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जैसे कि आपका शैडो क्रॉप का यूज़ होता है। साथ ही यहाँ पे जो आपका बर्निंग है, क्रिएशन है फिजिकल फायर ब्रेक का, वो भी ड्राई लैंडस्केप में देखने को मिलता है, जिससे कि फ्यूल लोड जो है वो यहाँ पे कम हो पाता है। जो अनवांटेड लार्ज स्केल फायर्स का जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। मेनली आपको एक एक बात ही याद रखना है, ज़्यादा बात मत याद कीजिए। माउंटेन फॉरेस्ट वेजिटेशंस का अगर बात करें तो फॉरेस्ट का क्या बात है ना कि फॉरेस्ट जो है वो इरोजन होने नहीं देता। लैंडस्लाइड में भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा महत्व रोल प्ले करते हैं कि वो यहाँ पे इरोजन होने नहीं देते, लैंडस्लाइड जल्दी होता नहीं है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे फॉरेस्ट जो है उसके कारण जो है आपका फॉरेस्ट के कारण इरोजन नहीं होता। ठीक है, वेटलैंड और फ्लड प्लेन के बारे में बात करें तो वेटलैंड आप कहीं भी सुनते हो, वेटलैंड हो, पीटलैंड हो, तो इन सब का एक मेन रीज़न है कि फ्लड आने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जो यहाँ पे जो रिवर जो फ्लो होती है वो धीरे धीरे होती है, तो यहाँ पे फ्लड नहीं आ पाता। मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्सेस और कोरल रीफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको साइक्लोन से प्रोटेक्ट करता है। जो तेज़ की विंड होती है, जो तेज़ की यहाँ पे आपकी तूफान होती है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ड्राई लैंड की बात करें तो ड्राई लैंड में क्या है कि कुछ ट्रीज़ है, ग्रासेस है, उससे क्या होता है कि ज़मीन की जो आपकी फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, आपका डेजर्टिफिकेशन नहीं होता, मरुस्थलीकरण नहीं होता। तो ये इस चीज़ में ड्राई लैंड भी आपका कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको सारे बारे में पता होना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए सुंदरबन के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया ही गया है, क्योंकि
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुंदरबन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इस तरीके का फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और कितने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, तो 1,40,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के आपका डेल्टा में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एडजेसेंट बॉर्डर है इंडिया का, जो सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसको 1987 में आपका इंक्लूड किया गया था। ये जो साइट है इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है आपका टाइडल वाटरवेज का, मड फ्लैट का, स्मॉल आइलैंड का, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। साथ ही जो एरिया है इसको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ फौना के लिए भी जाना जाता है, एनिमल्स के लिए, और जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 260 बर्ड स्पीसीज़ है, बंगाल टाइगर है, कुछ और यहाँ पे थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, जैसे कि एस्चुरी, यहाँ पे क्रोकोडाइल है, जो कि आपका जब एस्चुरी बताई ना, जब बे ऑफ बंगाल में आपका गंगा आके मिलता है तो इस वाले रीजन में आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। इंडियन पाइथन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव कवर की अगर बात करें, जो कि अभी रिपोर्ट निकल कर आया था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो मैंग्रोव कवर है वो 54 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज़ हुआ है अगर 2017 के असेसमेंट में देखें। और ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये हर 1-2 साल में ये आपका पब्लिश किया जाता है। मैंग्रोव कवर अगर हम लोग इंडिया में देखें तो 4,975 की स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 0.15% है हमारे कंट्री के टोटल जोग्राफिकल एरिया का। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, 42.4% है। उसके बाद गुजरात में आपको मैंग्रोव देखने को मिलेगा जो कि 23% है, एंड अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में आपको जो है यहाँ पे मैंग्रोव देखने को मिलेगा। तो ये 3 कंट्री है जिसमें कि आपका सीक्वेंस वाइज दिया गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। 40% जो वर्ल्ड का मैंग्रोव कवर है ये साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है और साउथ एशिया में। इंडिया में सिर्फ हम लोग देखें तो टोटल जो 40% है ना, उसका 3% सिर्फ हमारे जो है इंडिया में जो पाया जाता है वो साउथ एशिया में कंट्रीब्यूट होता है। मैंग्रोव कवर का थ्रेट क्या है, आज की डेट में परेशानी क्या देखने को मिल रहा है? मैंग्रोव कवर को परेशानी क्लाइमेट चेंज से देखने को मिल रहा है, हैबिटाट जो डिग्रेड हो रहा है उससे देखने को मिल रहा है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस है, फ्यूल वुड कलेक्शन है, बहुत सारे हाई एलिवेशन स्पेसीज़ का कमी देखने को मिलता है जो कि मैंग्रोव स्पेसीज़ के लिए है। साथ ही इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उसके द्वारा हाईलाइट भी किया गया है। बिगेस्ट रीज़न है जिसके द्वारा जो आपको देखने को मिलेगा कि मैंग्रोव कवर की जो है ना आज के डेट में रिडक्शन हो रही है। आइए एक और आर्टिकल देख लेते हैं जो कि अर्बन फ्लडिंग है। अर्बन फ्लडिंग रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है यहाँ पे बताया गया है, और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आई फ्लोज मुंबई है कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किए, किसको किसको याद है ज़रूर बताइएगा। तो आई फ्लोज मुंबई है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ जो है यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया है जो कि मुंबई के लिए है। और इस तरीके का जो आई फ्लोज मुंबई है ये स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है मुंबई के लिए, जिससे हर साल आप लोग देखते हो कि जब भी मानसून आता है तो बारिश होती है और फ्लड आ जाता है, तो पहले से ही पता चलना चाहिए, उस तरीके का यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम लगाया गया है। इससे क्या होगा कि अर्ली वार्निंग प्रोवाइड किया जाएगा, और ये हाई रेनफॉल इवेंट के टाइम में या साइक्लोन वगैरह आ रहा है तो उससे पहले ही यहाँ पे अर्ली वार्निंग प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन कितने ज़्यादा देर तक रेनफॉल होंगे, टाइड लेवल भी बताया जाएगा, स्टॉर्म अगर कोई भी लेकर यानी कि तूफान अगर हो रहे लो लेइंग एरिया में तो वो भी बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें कि 7 मॉड्यूल्स है, यानी कि डेटा एसिमिलेशन है, डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, फ्लड के बारे में बताया जाएगा, इनंडेशंस, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल, जीआईएस बेस्ड यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी है। अब सिस्टम के बारे में देखते क्या है। वेदर मॉडल है जो कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा है। फील्ड डेटा है जो कि रेन गॉज नेटवर्क स्टेशन से है, ये सेटअप किया गया है हमारा IITM के द्वारा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई और IMD के द्वारा। थीमेटिक लेयर है लैंड यूज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के द्वारा। को मुंबई की बात करें तो ये सेकंड सिटी है चेन्नई के द्वारा, चेन्नई के बाद जो कि इस तरीके के सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। और सिमिलर सिस्टम्स जो है ये आपका डेवलप किया गया है बेंगलोर के लिए भी और कोलकाता के लिए भी। ये सब जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें इंडियन सिटीज़ देखने को मिलेगा जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा अर्बन फ्लड से यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, और यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अर्बन फ्लड के बारे में आप डिटेल देखते हैं कि अर्बन फ्लड होता क्या है। अर्बन फ्लड है जहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट है जिसमें कि हम लोग बिल्डअप इन्वायरमेंट है उसमें किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हाई रेनफॉल के कारण इंटेंस रेनफॉल अगर कुछ समय के लिए हो जाए, कुछ दिनों के लिए हो जाए, तो उस एरिया में पानी जम जाता है, और जो ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है। ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। रूरल जो फ्लडिंग है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में फ्लडिंग आती है उससे डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन में यहाँ पे कैचमेंट एरिया डेवलप हो जाता है जिससे कि फ्लड पिक में आता है, यानी कि 1.8 या 8 टाइम्स तक ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कि रूरल एरिया में है।
अर्बन फ्लडिंग के जो इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो डैमेज होते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट और पावर यहाँ पे डिसरप्ट होता है, लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। एपिडेमिक का भी आपको राइज देखने को मिलेगा कि जो पर्टिकुलर एरिया में जो फ्लड आता है तो उससे आप लोग देखते हो कि क्या बहुत ज़्यादा गंदगी, नालियों की पानी वहाँ रहती है, मक्खी मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे कुछ खास तरीके की जो है बीमारी आपका निकल कर आता है। तो ये सारे है वाटर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन देखने को मिलता है। वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ डिसरप्ट हो जाती है, सप्लाई चेन आपका रुक जाता है, पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है लो लेइंग एरिया में, एक्सीडेंट, फायर्स, ये सारे चीज़ देखने को मिलते हैं शॉर्ट सर्किट के कारण। तो चलिए आगे समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती है। तो 3 फैक्टर देखेंगे, एक तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे, दूसरी यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे और थर्ड यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर देखेंगे। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर कहने का मतलब है कि वाटर से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण फ्लड एक्चुअली आता है, तो उसके बारे में देखेंगे। ह्यूमन फैक्टर है यानी कि हम जैसे लोग हैं क्या करते हैं ऐसा जिसके कारण जो है इस तरीके का फ्लड आता है। तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स अगर देखें तो हेवी रेनफॉल हो गया, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, स्मॉल स्केल स्टॉर्म है, क्लाउड बर्स्ट है। तो ये सारे कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि नेचुरल भी आप कह सकते हो, आराम से आता ही है। तो हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? सिंक्रोनाइजेशन, जो रन ऑफ है, बहुत सारे आप लोग देखोगे कि वाटर शीट के पास से जो रन ऑफ हो जाता है यानी कि वाटर जो बह जाता है, जहाँ पे भी वाटर शेड है तो उस जगह से अगर वाटर बहते हुए निकल जाता है और कुछ एरिया में आकर ओवर हो जाता है तो उससे फ्लड का आपका बनता है। हाई टाइड है तो हाई टाइड के कारण भी आप देखोगे कि समटाइम्स जो है हाई टाइड आता है और फिर आपका जो है इनर लैंड में वो इंटर कर जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। ह्यूमन फैक्टर देखिए तो लैंड यूज़ चेंज हो रहा है आज के डेट में, जो आप लोग देखोगे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। पहले जहाँ पे आपको ज़मीन दिखता था तो लोग वहाँ खेती करते थे, लेकिन आज के डेट में जहाँ ज़मीन दिखता है तो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना ले, अपार्टमेंट बना ले, पार्किंग जोन बना ले, पार्क बना ले, तो इस तरीके का चीज़ होने लगा है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, जितना ज़्यादा जो है पेड़ों की कमी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है फ्लड आपका बढ़ते ही जाएगा। इंक्रोचमेंट होते जा रहा है फ्लड प्लेन में, और आप लोग देखोगे कि जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रिवर का ऑब्स्ट्रक्ट भी हो रहा है। इनएफिशिएंसी है, नॉन मेंटेनेंस है, यानी कि फ्लड मैनेजमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और एक और है यहाँ पे आप लोग मेट्रोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसमें आपका बर्स्टिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स है, तो ये भी एक फैक्टर्स है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर देखें तो इसमें और भी है, प्रेजेंस ऑफ इम्परवीजियस और इम्परमिएबल कवर है, यानी कि इम्परमीवियल, यानी कि जो परमीवियल क्या होता है कि अगर आप लोग देखो कि किस तरीके से जो लैंड है, लैंड के सतह में जो आपका छेद होता है तो उससे क्या होता है ना कि वाटर जो है रिस रिस के अंदर जाता है, ठीक है, तो परमीएबल इसको कहते हैं। लेकिन वही है कि वाटर जो है ना अब रिस रिस के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि प्लास्टर कर दिया जा रहा है ज़मीन को। यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, डेवलपमेंट बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि अब पानी भी जो है ना रिस रिस के अंदर नहीं जा पा रहा है। हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल है, लो नेचुरल सरफेस इन्फिल्ट्रेशन रेट है, एब्सेंस है यानी कि ओवर बैंक फ्लो की जो है यहाँ पे एब्सेंस देखने को मिल रहा है, चैनल नेटवर्क का एब्सेंस देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम है। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो क्लाइमेट चेंज है, जिससे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा होती है और जो फ्लड आता है उसके मैग्नीट्यूड और उसकी फ्रिक्वेंसी में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और इससे आप लोग देखोगे कि एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट है वो आ रहा है। अर्बन जो माइक्रो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड है जो कि बहुत सारे प्रेसिपिटेशन इफेक्ट को, इवेंट को भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं। सडन रिलीज़ हो रहा है, यानी कि डैम वगैरह से आप लोग देखते हो कि वाटर बहुत ज़्यादा जल्दी से रिलीज़ होता है, मीन्स कर दिया जाता है जिससे कि वाटर जो है ओवरफ्लो ना हो सके। साथ ही साथ इनडिस्क्रिमिनेट है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल है वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, और सही तरीके से नहीं हो रहा है तो ड्रेनेज सिस्टम भी ब्लॉक हो जा रहा है, जिसके कारण पानी जो है ना वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, सही जगह पे जा नहीं पा रहा है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि हमें अप्रोच को इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट मतलब कि एक साथ करना होगा, और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को लेकर आना है। इससे क्या है कि सबसे पहले एजुकेट करना है अर्बन लोकल बॉडीज़ को कि कैसे वो डिसीजन मेकिंग ले, कैसे यहाँ पे फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करें। मेनली है कि हमें यहाँ पे जो रेजिलियंस है कम्युनिटीज़ का उसको बढ़ाने के लिए फोकस करना है। साथ ही अर्बन डिज़ाइन करना है, प्लानिंग करना है, वो भी वाटर सेंसिटिव होना चाहिए। कुछ टोपोग्राफी का भी यहाँ पे आप लोग कंसिडरेशन ले सकते हो, टाइप्स ऑफ सरफेस को भी देखना है, नेचुरल डैमेज, ड्रेनेज देखना है, वनलेबिलिटी एनालिसिस करना है, रिस्क असेसमेंट करना है, ये भी आपका पार्ट होना चाहिए जो सिटी मास्टर प्लान है। साथ ही इंक्रोचमेंट को सेंसिटिव जोन में जो है इंक्रोचमेंट ज़्यादा नहीं करना है।
ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पर्सन जो वल्नरेबल हो रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज के कारण, उसको भी हम लोग को कम करना है, अफोर्डेबल हाउस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अगर किसी भी तरीके का आप लोग देखते हो कि फ्लड आता है, तो डैम भी है, पूरा पुराने ज़माने का डैम है जो कि अभी तक उसको मतलब कहते मरम्मत नहीं किया गया है, उसको रिहैबिलिटेट करना है। एक ड्रिप प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू डैम को रिहैबिलिटेट करने की बात की जाती है, बट वो भी नहीं है, इसके कारण भी फ्लड आता है। तो ये सारा चीज़ को जो है मैनेज करना ज़रूरी है। एनडीएमए के द्वारा कुछ गाइडलाइन दिया गया है अर्बन फ्लडिंग को लेके। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है जो कि यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री जैसा काम करते हैं अर्बन फ्लडिंग के लिए। इनके द्वारा कुछ गाइडलाइन दिया गया है। सबसे पहला इनके द्वारा ये कहा गया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क को क्रिएट करना है, जिससे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके सारे अर्बन सिटीज़ में। साथ ही यहाँ पे लोकल नेटवर्क को भी डेवलप करना है, वो भी रियल टाइम रेनफॉल डेटा कलेक्शन के लिए। जब रेनफॉल हो रहा है तो रियल टाइम आपको मिल सके, ऐसा नहीं है कि आपको पता चले कि अच्छा ठीक है 2 अगस्त को रेनफॉल होने वाली है, बट 3 अगस्त को रेनफॉल होगी, तो ऐसा नहीं है। और 2 अगस्त को 3 बजे दोपहर में आपका जो है रेनफॉल होगा। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना है। लोकल नेटवर्क सेल होना चाहिए आईएमडी हेडक्वार्टर में। सब डिवीज़न सिटीज़ और टाउन वो भी वाटरशेड के बेसिस में हो, और एक प्रोटोकॉल भी डेवलप करना है जिससे कि रेनफॉल को फोरकास्ट कर सके अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। ये तो पहली है अर्ली वार्निंग सिस्टम। सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि अर्बन का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका डिज़ाइन करना है और मैनेज करना है। एक वाटरशेड जो बेस्ड होता है और वार्ड बेस्ड इन्वेंट्री होता है, जो कि आज के डेट में आप देखोगे जितने भी वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसको एक अच्छा खासा प्रिपेयर करना चाहिए। प्री मानसून जो डिसिल्टिंग है ना सारे मेजर ड्रेन्स का, तो उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए 31 मार्च हर साल, क्योंकि उसके बाद आप लोग देखते हो कि कैसे जो है आपका बाढ़ आना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जून स्टार्ट होता ही है, बारिश स्टार्ट होती है और बाढ़ आना स्टार्ट होता है। तो सारे ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे तरीके से जो है ना आपका जितने भी ड्रेन्स है उसको डिसिल्ट कर देना चाहिए, यानी कि सिल्टिंग हो जाता है उसमें। आप लोग देखते हो कि कचड़ा कादो ये सारी चीज़ें भर जाती है, तो वो सारी चीज़ें साफ़ कर लेना चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि हर एक बिल्डिंग में जो अर्बन एरिया में उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि जो भी रेन वाटर हो तो उसको हार्वेस्ट किया जा सके, उसको स्टोर किया जा सके। रेन गार्डन का भी कंसेप्ट होना चाहिए, वो भी पब्लिक पार्क में, कि जितने भी आपको पब्लिक पार्क में जो रेनफॉल होता है तो उससे आपका उसको स्टोर कर सके। तो ये सारा एक अच्छा खासा इंटीग्रेटिंग प्लानिंग और इंटरेक्शन होना चाहिए वाटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि अर्बन फ्लड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो। इट मीन्स कि रिस्क असेसमेंट किया जाना चाहिए कि कितना रिस्क होने वाला है किसी भी तरीके का। अगर फ्लड आ रहा है तो उससे मल्टी हैजार्ड कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे दिखना चाहिए, कितना ज़्यादा यहाँ पे आपका निकल कर आ रहा है। 3 के एरिया है, जैसे कि रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि कितना रिस्क है, रिस्क पूलिंग करना है और रिस्क को ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी के लिए और पीपल्स के लिए। प्रॉपर्टी में आपका दोनों आता है, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। साथ ही पोटेंशियल डैमेज एरिया को भी आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जो फ्लड आता है तो उससे समझ में आ जाता है कि कौन सी एरिया में ज़्यादा फ्लड का प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है, जिससे कि इस पर स्पेशल ध्यान दिया जा सके। नेशनल डेटाबेस फॉर मैपिंग एट्रीब्यूट्स, ये सारा काम करना चाहिए। नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसके थ्रू जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो कवर किया जा सके कम्युनिटी लेवल में। उसके बाद टेक्नो लीगल रीजन भी होना चाहिए। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कंसर्न जो है ये आपका सारी EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स का पार्ट होना चाहिए। अर्बन स्प्रॉल्स का ग्रोथ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अर्बन फ्लड मैनेजमेंट का पार्ट हो। साथ ही कैपेसिटी डेवलपमेंट, अवेयरनेस जनरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन पे भी ध्यान देना है। अर्बन फ्लड एजुकेशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी कैपेसिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी रोल हो, रोल ऑफ मीडिया को भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया, जिसमें कि अगर आप लोग कोई भी तरीके का फ्लडिंग का अगर आप लोग लिखते हो, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। NDMA की गाइडलाइन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग देखते हो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके थ्रू जितना भी हमारे यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आता है उसको मैनेज करने के लिए यही अथॉरिटी सारी कुछ मॉनिटर करती है, मैनेज करती है। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।